Hello everyone. Today we are going to start with yet another a very fresh new chapter from the book Fundamentals of Human Geography, Unit 3, chapter number 7. So let us start. तो my dear students, अभी तक हम लोगों ने प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी देखा. सो आज हम शुरुआत करेंगे टर्शरी एंड क्वार्टरी सेक्टर या एक्टिविटीज़ की. अब इससे पहले कि हम शुरुआत करें, लेट अस हैव अ क्विक रिविजन. जब कोई भी कंट्री अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेज से पार होता है तो इनिशियली बहुत लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पीपल किस सेक्टर में इंगेज होते हैं. दे आर इंगेज्ड इन द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जिसमें एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री में इंगेज होते हैं. जैसे जैसे कंट्री इकोनॉमिकली प्रोग्रेस होता है, इट मूव्स ऑन टू द सेकेंडरी एक्टिविटी, जहाँ पे लोग इंगेज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग इन द फैक्ट्री एरियाज. नाउ आफ्टर दैट क्या होता है, धीरे धीरे लोग प्रोग्रेस करेंगे या कंट्री जब इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करेंगे तब क्या होता है, देखा जाता है लार्ज प्रोपोर्शन और मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स टर्शियरी सेक्टर में इंगेज होते हैं. सो स्पेशली इन अ डेवलप्ड इकोनॉमी, majority of the workers are today engaged in the tertiary sector rather than in the secondary sector. So आज के टाइम में ये टर्शरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटी एक इमर्जिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हिस्सा बन चुका है. तो हम उसी के बारे में आज पढ़ेंगे. ओके, नाउ व्हेन यू फॉल इल, जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको किसके पास लेके जाते हैं? डॉक्टर के पास. या अब आपको कोई चिट्ठी डिलीवर करनी है तो आप तक वो चिट्ठी कौन पहुंचाता है? एक पोस्टमैन. या कहीं पे लेट्स से आग लग गया तो कौन आता है? फायरमैन. नाउ आप पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए किसके पास जाते हैं? टीचर के पास. या कोई भी एरिया में क्राइम हो गया तो उसको कौन देखता है? पुलिसमैन. सो इन शॉर्ट ये सारे लोग डॉक्टर, टीचर, पोस्टमैन, पुलिसमैन, फायरमैन आपको क्या दे रहे हैं? आपको सर्विस दे रहे हैं. सो वेरी सिंपल, टर्शरी एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटीज़ विच प्रोवाइड सर्विसेज. ठीक है, सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ व्हाट? इन रिटर्न ऑफ अ फी. आप डॉक्टर के पास जाओगे क्योंकि वो एक प्रोफेशनल है उस फील्ड में, तो आपको सर्विस देगा, वो आपका ट्रीटमेंट करेगा इन रिटर्न ऑफ अ फी. ऑलराइट, सो इसी सर्विस को हम लोग इन सिंपल टर्म्स टर्शरी एक्टिविटी में क्लासिफाई करते हैं. ओके, सो see the definition of tertiary economic activities. So very simple, tertiary economic activities provide services to the general population and to the business. ठीक है, सो आई होप आपको टर्शरी एक्टिविटी का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा. ओके, अब एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो भी लोग टर्शरी एक्टिविटी में इंगेज्ड है, जैसे कि पीपल फ्रॉम द हेल्थ सेक्टर, गवर्नेंस, लॉ, these sectors require professional skills या उनको theoretical knowledge होनी चाहिए या ट्रेनिंग होनी चाहिए. ठीक है, सो जनरली इस स्किल में जाने के लिए, इस सेक्टर में जाने के लिए स्किल्स, नॉलेज एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी कोई आपको कुछ सर्विस दे सकता है. जैसे कि डॉक्टर्स दे अंडरगो प्रोफेशनल एंड as well as practical training. Similarly, people engaged in the education sector, they also have to go under training, isn't it, to provide you services. So you can say ये sector में skillful labor चाहिए, train expertise चाहिए and professional consultants चाहिए जो कि आपको services दे रहे हैं. Okay, I hope आपको ये point clear हो गया होगा. Next, दूसरे point पे आते हैं. अब tertiary activities में दो चीज़ इन्वॉल्व होता है. टर्शरी एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व्ड इन बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज. अब प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टर्शरी एक्टिविटी में प्रोडक्शन का मतलब होता है सर्विसेज देना जो कि हम लोग लेते हैं. ठीक है, आप किसी
प्लम्बर से अपना पाइप ठीक करवा रहे हैं तो आप उसका सर्विस ले रहे हैं, ठीक है। एंड एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब होता है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ठीक है, सिंपल। सो टर्शियरी एक्टिविटी में बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज दोनों चल रहा होता है। ऑलराइट, ना देखिए, लेकिन अब कोई कोई ये सोचेगा कि प्रोडक्शन मतलब कुछ प्रोड्यूस करना, नहीं। यस, टर्शियरी एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस तो कर रहा है, वो सर्विस दे रहा है, लेकिन वो कोई गुड मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, टर्शियरी एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन देता है, लेकिन प्रोड्यूस करता है, लेकिन कैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है? इंटैंजिबल। इंटैंजिबल मीन्स द प्रोडक्ट दैट यू कैन नॉट टच, कैन नॉट फील। सो यहाँ पे हम लोग सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी के डिफरेंस में आ जाते हैं। देखिए, सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है? सेकेंडरी एक्टिविटी इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, ओके, प्रोड्यूस कर रहा है, क्या चीज़ के हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक्स, मशीन एंड फैक्ट्री प्रोसेसेस, ठीक है। यहाँ पे कुछ गुड प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कपड़े, शूज़ एट्सेट्रा। लेकिन टर्शियरी एक्टिविटीज़ में क्या हो रहा है? वो प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली इंटैंजिबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे आपको सर्विसेज देना ही उसका प्रोडक्शन है, ठीक है। सो आई होप सो ये डिफरेंस आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गया होगा कि सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होता है एंड योर टर्शियरी एक्टिविटीज़ क्या होता है, ओके। सो after this clear cut characteristics, the definition of tertiary activity, now we will move on to the types of tertiary activities. All right, okay. So जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि आप बीमार पड़ोगे तो किसके पास जाते हो, आपको एजुकेशन लेना है तो किसके पास जाओगे, आपको लेटर डिलीवर करना है तो आप किसके पास जाओगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, नाउ इसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं। जैसे मैंने बोला, सर्विस सेक्टर जो आपको सर्विस दे रहा है इन रिटर्न ऑफ फी कैन बी wages or salary. So your service sector has been classified under 3 activities. These are tertiary, quaternary and quinary. So आज हम सिर्फ concentrate करेंगे tertiary activities में, ठीक है। So देखिए, अब tertiary activities can be further classified into the following activities. These are 4 kind, ठीक है। So 4 प्रकार के tertiary activities होते हैं। First, trade and commerce, second, transport, third, communication and fourth, services, okay। So today in this part of the video we will cover the trade and commerce, and in different parts हम लोग different tertiary activities cover करेंगे। So शुरुआत करते हैं अंडर द टर्शियरी एक्टिविटीज़, ट्रेड एंड कॉमर्स, ओके। ट्रेड एंड कॉमर्स, अब ये जो टर्म आ रहा है इससे आप लोग क्या समझते हैं? ट्रेड एंड कॉमर्स, इन सिंपल टर्म्स, ट्रेड एंड कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, isn't it? Now where do you buy these things? You will either go to a shop or you will go to somewhere else to buy it. And the sellers, जो लोग बेच रहे हैं या जहाँ पे ये बाइंग एंड सेलिंग का काम हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग centers, okay। So what do we call it? We call it as trading centers. So the towns and cities wherever the activity of buying and selling takes place, those centers are known as ट्रेडिंग सेंटर्स, ठीक है। सो ट्रेडिंग सेंटर्स में जनरली क्या होता है? गुड्स कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट होता है इन एक्सचेंज ऑफ मनी। सो ट्रेडिंग centers can be divided into 2 types of centers. These are rural and urban marketing centers, okay। So your trading centers can be divided into rural and urban marketing centers. So now let us see the characteristics of the first trading center, जिसको हम लोग बोलते हैं rural marketing centers. Now rural, the word rural means it is catering to the village concept, all right। So marketing centers के characteristics क्या है?
अब ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? ये जनरली लोकेटेड होते हैं इन योर सेमी अर्बन एरियाज़ और इन द अर्बन एरियाज़। और ये किसको सर्विसेज दे रहे हैं? वहाँ के आसपास के लोगों को ही सर्विसेज देते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज उतना अच्छा वेल डेवलप नहीं होता है। कहने का मतलब जो हमें लोकल प्रोडक्ट्स चाहिए या डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स चाहिए वो हमें रूरल मार्केटिंग सेंटर्स में मिल जाएंगे। ओके, नाउ जनरली आप लोगों ने मंडीज़ के बारे में तो सुना ही होगा। मंडीज़ मीन्स these are wholesale markets. Now see the diagram out here. Now this is a wholesale vegetable market or mandis in local terms. Okay, यहाँ पे क्या होता है? The sellers they come, they sell the products, okay, and the local people they come and buy it and go back. Alright, so generally ये आसपास के लोग ही डिमांड करते हैं रूरल मार्केटिंग सेंटर्स से। Okay, now if you read this, they are not urban centers but are significant centers for making available goods and services which are most frequently demanded by rural folk. Okay, now under the rural marketing centers, I think you all have heard about periodic markets. Periodic markets in rural areas. अगर मैं इसको हिंदी में बताऊँ तो हाट। आई होप सब लोगों ने हाट के बारे में तो सुना ही होगा। ओके, सो पीरियोडिक मार्केट्स और हाट इन लोकल टर्म्स क्या होता है? ये कोई रेगुलर मार्केट नहीं होता है। रेगुलर मार्केट का मतलब वहाँ पे दुकान है, वो हफ्ते में 7 डेज ऑपरेट कर रहा है या साल भर ऑपरेट करता है, उसको रेगुलर मार्केट बोलते हैं। लेकिन पीरियोडिक मार्केट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई रेगुलर मार्केट नहीं होता है, कोई डेली सेल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? इंटरवल्स में सेल होता है। लेट्स से हाट पे आप जाते हो तो हाट लग सकता है बाई वीकली, वंस और ट्वाइस अ वीक हाट लगता है। यहाँ पे क्या होता है? उनके शॉप्स कोई परमानेंट नहीं होते हैं, दे आर वेरी टेम्पररी। क्या होता है? सेलर्स अपना प्रोडक्ट्स लेके आते हैं वहाँ पे एंड दे सेल द प्रोडक्ट्स। सपोज हफ्ते में 2 दिन हाट लग रहा है तो अपना प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं एंड शाम तक बेचकर वो वापस चले जाते हैं डिफरेंट लोकेशन पे। सो इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मार्केट्स और हाट्स। ओके, यू कैन रीड दिस ऑल्सो फ्रॉम हियर। Now these may be weekly, bi-weekly markets from where people from the surrounding areas meet their temporarily accumulated demand. These markets are held on specific dates and move from one place to another. The shopkeepers thus remain busy on all the days while a large area is served by them. So I hope you understood. Okay, so they come, they हेल्थ मार्केट्स ऑन अ स्पेसिफिक डेट, है ना, अपना सामान बेच के फिर वो मूव ऑन कर जाते हैं। सो इसको पीरियोडिक मार्केट्स बोलते हैं इन रूरल एरियाज। नाउ इवन इन द अर्बन एरियाज, ओके, वी सी द हाट्स बीइंग हेल्ड वीकली or bi-weekly, isn't it? Okay, so I hope you all are clear with the rural marketing centers. Now we will move on to the next kind of marketing centers. These are known as urban marketing centers. Okay, so let us start with urban marketing centers and their characteristics. Okay, urban marketing centers. अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स क्या होते हैं? ये जनरली कहाँ लोकेटेड होते हैं? अर्बन एरियाज में, और ये जनरली स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब एक अर्बन मार्केट में अगर आप लोग जाओगे तो आप लोगों को ऑर्डिनरी गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, टू स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज भी मिल जाएंगे, इजंट इट? ओके, और ये क्या करते हैं? कहने का मतलब सिंपल, अर्बन सेंटर्स therefore offer manufactured goods as well as many specialized markets, okay, like for example markets for labor, housing, semi और finished products। मतलब अगर आप एक अर्बन मार्केटिंग एरिया में जा रहे हो, आपको हर एक टाइप के प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, फ्रॉम योर यू नीड हाउसिंग के, फर्नीचर की दुकान, या आपको बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स ले लो, शॉपिंग मॉल्स ले लो, ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज, छोटे से छोटे से लेके बड़ा सा प्रोडक्ट भी आपको एक अर्बन मार्केटिंग एरिया में ईजिली मिल जाएगा। और जनरली प्रोफेशनल सर्विसेज भी मिल जाएंगे, ठीक है। प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे कि अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स में आपको कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या टीचर्स, ओके, या लॉयर्स, कंसल्टेंट्स, फिजिशियंस, डेंटिस्ट, वेटनरी डॉक्टर्स सब
अवेलेबल होता है इन अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स में. सो यू कैन से हाईली स्पेशलाइज्ड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन योर अर्बन मार्केटिंग एरियाज. Right? Okay, see the diagram out here. Now this is an example of a urban marketing area where all kinds of products are being available. So I hope आप लोगों को यहाँ तक जनरल ट्रेड एंड कॉमर्स का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा. ठीक है. सो अब हम लोग प्रोग्रेस करते हैं इनटू द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज़, जो मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया. मैंने क्या बताया कि टर्शियरी एक्टिविटीज़ को 4 सर्विसेज में डिवाइड किया जाता है. ठीक है. अब योर रिटेल ट्रेडिंग. ठीक है. रिटेल ट्रेडिंग से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्रेड एंड कॉमर्स को भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज़, जो हम लोग क्विकली यहाँ से देख लेते हैं. ठीक है. सो ट्रेड एंड कॉमर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. ठीक है. नाउ योर होलसेल ट्रेड आर ऑफ 2 टाइप्स, अर्बन सप्लाई मंडीज एंड रूरल मंडीज. Retail trade can be classified into your urban and rural. Okay. Now urban can be classified further into chain stores, meal order, convenient shopping centers, PDS. Meal order again can be further classified into telephone and internet. Now on the rural side, okay, under the retail trade it can be classified into periodic market stores, peddling, PDS etc. ठीक है. सो अभी अभी हम लोगों ने रूरल मार्केटिंग सेंटर्स के अंडर ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है ना पीरियोडिक मार्केट्स के बारे में. ठीक है. सो इसको हम लोग बार बार रिपीट नहीं करेंगे. हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड में. सो पहले स्टार्ट करते हैं विथ रिटेल ट्रेड. ऑलराइट. ओके. सो रिटेल ट्रेडिंग और रिटेल ट्रेड. नाउ रिटेल ट्रेडिंग क्या होता है? एक प्रकार का बिजनेस एक्टिविटी होता है जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर्स को अपना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. मतलब डायरेक्ट कनेक्शन होता है कंज्यूमर्स से, बीच में कोई नहीं होता है जो आपको प्रोडक्ट पहले वो खरीदेगा फिर दूसरे को देगा, ऐसा नहीं होता है. उसको हम लोग रिटेल ट्रेडिंग बोलते हैं. सो रिटेल ट्रेडिंग 2 प्रकार के हो सकते हैं. कैसे? एक तो आप लोगों को प्रोडक्ट्स डायरेक्टली दुकान पे जाके आप खरीद सकते हैं, जिसको हम लोग स्टोर्स बोलते हैं. एंड दूसरा नॉन स्टोर्स, मतलब आपको दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं है. मतलब अगर आप लेट्स से यू आर बाइंग 1 पेंसिल, आप किसके पास जाते हो? एक रिटेल स्टोर के पास जाते हो, इजंट इट? आपको कुछ मिठाइयाँ खरीदनी है, यू वांट टू बाय स्वीट्स, वेयर डू यू गो? डू यू गो टू अ मैन्युफैक्चरर? नो, यू विल गो टू अ रिटेल शॉप. दुकानदार के पास जाओगे, सीधा आप पैसे दोगे, आपको सामान मिलेगा. उसको क्या बोलते हैं? आप दुकान से खरीद रहे हो, स्टोर से जाके खरीद रहे हो. ठीक है. किसी स्टैब्लिशमेंट से जाके खरीद रहे हो सीधे सीधे. वेर एज नॉन स्टोर का मतलब क्या होता है? नॉन स्टोर में कोई दुकान नहीं होता है, दुकान का स्टैब्लिशमेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो रिटेल ट्रेडिंग में आता है. क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को अपना प्रोडक्ट बेच रहा है. सो नॉन स्टोर के एग्जांपल हो सकते हैं स्ट्रीट पेडलिंग. ठीक है. स्ट्रीट पेडलर्स. ओके. इफ़ यू सी जो रास्ते पे स्ट्रीट पेडलर्स होते हैं, लाइक लेट्स से पुचका वाला और यो आइसक्रीम वाला. एंड हैंड कार्ट्स जो घुमाते हैं मार्केट में या स्ट्रीट्स पे और अपना सामान बेचते हैं फिर चले जाते हैं. उनका कोई दुकान नहीं होता है ना एस्टैब्लिश्ड. ट्रक्स इज़ ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ नॉन स्टोर. डोर टू डोर, कोई आपके घर पे आके कुछ बेच रहा है फिर वापस चला जा रहा है. ओके. वी जनरली सी अ लॉट ऑफ क्लोथ्स. द रिटेलर्स दे कम विद द क्लोथ्स या कुकर बनाने वाला कुछ भी. ठीक है. मेल ऑर्डर, टेलीफोन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स एंड इंटरनेट, ये एग्जांपल्स होते हैं नॉन स्टोर स्टैब्लिशमेंट्स के. मतलब इसका कोई परमानेंट दुकान तो नहीं है, लेकिन वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को अपना सामान बेच रहा है इन रिटर्न ऑफ पेमेंट. ओके. वेरी सिंपल. नाउ आफ्टर द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अ रिटेल ट्रेडिंग, अब जो मैंने स्टोर्स की बात की, जो स्टोर्स होते हैं ना वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं. सो जनरली हम लोग क्या देखेंगे? 3 टाइप ऑफ स्टोर देखेंगे इन योर सिलेबस. सो 3 टाइप्स ऑफ स्टोर्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस आर कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड चेन स्टोर्स. ठीक है. सो देखिए, अब सबसे पहले देखते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स का डेफिनेशन यहाँ पे क्या दिया गया है. कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स वर द फर्स्ट ऑफ द लार्ज स्केल इनोवेशंस इन रिटेलिंग. ये क्या कह रहा है कि जो रिटेल बिजनेस है ना उसमें सबसे पहला इनोवेशन बोलते हैं इसको, कुछ नया बनना, वो थे कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स.
ठीक है, अब मैं आपको इसको डिटेल में समझाना चाहती हूँ कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव होता क्या है, ठीक है, या एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर का मतलब होता क्या है। सो कंज्यूमर कोऑपरेटिव इज़ अ रिटेल बिजनेस विच इज़ ओन बाय द कंज्यूमर्स दमसेल्व्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये एक रिटेल बिजनेस है, मतलब सामान जहाँ बिक्री होगा वो इसको कौन ओन करता है, वो कंज्यूमर्स ही ओन करते हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंट कंज्यूमर्स एक कोऑपरेटिव बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मतलब मिल के एक साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड सामान बेचते हैं, इन सिंपल। ओके, सो अब ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव क्यों स्टैब्लिश किया गया था, क्योंकि जो सामान बिक्री होने का फेज़ होता है उसमें बहुत सारे मिडलमैन आ जाते हैं बीच में, जो डायरेक्टली सामान पहुंचने नहीं देते। मींस एक इंसान एक लेट्स से मिडलमैन से कुछ सामान खरीद रहा है, उसको वहाँ पे पैसे देने पड़ रहे, फिर ये देते देते क्या होता है तब जाके वो दुकान पे पहुँच पाता है। सो इस कंज्यूमर कोऑपरेटिव का ही ऑब्जेक्टिव था कि बीच में जो मिडलमैन है, जो प्रॉफिट खा रहा है, उसको एलिमिनेट कर देना। Now, as I told you, the consumers join together and manage the business, and the profit thus on is retained among themselves in the proportion of their contribution. So, ये consumers एक साथ join करके business को manage करते हैं and जो भी profit earn करते हैं वो अपने में ही distribute किया जाता है. So, this is one example of a consumer cooperative store. Alright? Okay. Now, let us go back to the second store, that is a departmental store. Now, I'll just read out the definition and then explain you all in very simple terms. Departmental stores. Departmental stores delegate the responsibility and authority to departmental heads for purchasing of commodities and for overseeing the sale in different sections of the stores. Now, I will explain this with the help of a very simple diagram. This is an example of a departmental store. Imagine a very big, let's say, even a shopping center. Okay, let us imagine a shopping center if you are able to see. अब जब एक शॉपिंग सेंटर में घुसते हो, आपको क्या होता है कि लेट्स से यू आर एंटरिंग बिग बाज़ार, सो आपको वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिखेंगे, फूड, टॉय सेक्शन, क्लोथ्स। सो एक पर्टिकुलर स्टोर में आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ठीक है। जो भी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए आप जाओगे डिपार्टमेंटल स्टोर में, आप खरीद के लेके जाओगे, ठीक है। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है एक डिपार्टमेंटल स्टोर का, जितने भी हेड्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेट्स से शू सेक्शन, क्लोथिंग सेक्शन, फूड सेक्शन, इसके डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या होती है, नंबर 1 परचेजिंग ऑफ कमोडिटीज़, ठीक है। वो डिपार्टमेंटल हेड का ड्यूटी होता है कमोडिटी परचेज करना एंड सेल देखना, ठीक है। सो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, जैसे मैंने बोला, वो वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बेचते हैं। क्यों बेचते हैं, क्योंकि कस्टमर्स के डिफरेंट नीड्स को मीट करने के लिए। कोई कस्टमर आता है कुछ और ख़रीदने के लिए, जो भी चाहिए कस्टमर्स को वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स फुलफ़िल करता है, ओके। नाउ नेक्स्ट, रिमेंबर डिपार्टमेंटल स्टोर्स कभी कभी कैश एंड क्रेडिट का भी ऑप्शन देते हैं। मतलब अगर आपको कैश में पेमेंट करना है वो भी मिल सकता है, क्रेडिट भी मिल सकता है। क्रेडिट मीन्स यू पे लेटर ऑन, बट रिमेंबर क्रेडिट उन्हीं को मिलेगा जो रेगुलर कस्टमर्स है उस डिपार्टमेंटल स्टोर में, या एक अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ या ट्रस्टेड कस्टमर्स को ही क्रेडिट मिलता है, सबको क्रेडिट नहीं दिया जाता है, ठीक है। बट हावेवर याद रखना, डिपार्टमेंटल स्टोर्स ऑफर द फैसिलिटी ऑफ कैश as well as credit. So I hope you all have understood by this simple diagrammatic explanation, ठीक है। अब तीसरे स्टोर्स पे आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं चेन स्टोर्स, ठीक है। नाउ चेन स्टोर्स का यहाँ पे डेफिनेशन आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को एक सिंपल वे में समझाऊंगी कि चेन स्टोर्स होते क्या है, ठीक है। चेन स्टोर्स का दूसरा नाम मल्टीपल स्टोर भी होता है, मल्टीपल स्टोर,
ओके, रिमेंबर चेन स्टोर्स आर आल्सो नोन एज मल्टीपल स्टोर्स। अब देखिए चेन स्टोर्स क्या होते हैं। चेन स्टोर्स आर known as multiple stores or shops which are located in different parts of the city। मतलब एक नाम के स्टोर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटीज़ में स्टैब्लिश्ड होते हैं, जिसको हम लोग मल्टीपल स्टोर्स बोलते हैं। मतलब नाम एक लेकिन दुकान डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी में लोकेटेड होते हैं। इसको हम लोग ब्रांचेस तो नहीं बोल सकते, ठीक है। वेरी गुड एग्जांपल, लेट्स टेक मैकडोनल्ड्स ना। मैकडोनल्ड्स एक नाम का मैकडोनल्ड्स आपको बहुत सारे सेक्शंस ऑफ द सिटी में पाया सकते हैं आप लोग। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे दुकान आपके लिए चल के आ रहा है, आप दुकान के पास नहीं जा रहे हो, जैसे अनलाइक डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है। मतलब चेन स्टोर्स अपना एक ही नाम का बिजनेस या एक ही नाम का स्टोर डिफरेंट एरियाज़ में एक ही नाम पे खोलता है, जिसको मल्टीपल शॉप्स बोलते हैं। कस्टमर्स को जो चाहिए वो वहाँ जाके उसको पहुँचा रहा है, उसके पार्ट ऑफ सिटी में। McDonald's can be one example. Next, one more example that is coming in my mind is Bata. Okay, everybody has at least worn a Bata shoe once in a lifetime, or you may be very fond of that, isn't it? So Bata is also an example of a chain store, means they have different chains in different parts of the city. Okay, now ये चेन स्टोर्स को कौन कंट्रोल करता है? ये चेन स्टोर्स को कंट्रोल करता है एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड इसको कौन स्टैब्लिश करता है ना? इसको स्टैब्लिश करते हैं या तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर जो गुड प्रोड्यूस कर रहा है, या तो ट्रेडर जो ट्रेड करता है इन प्रोडक्ट्स में, जैसे कि बाटा। ओके, डायरेक्टली मैन्युफैक्चर्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड सेलिंग द गुड्स टू द कस्टमर्स, ठीक है। लेकिन चेन स्टोर्स में याद रखना कि चेन स्टोर्स सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में स्पेशलाइज होते हैं, जैसे आई टोल्ड यू मैकडोनल्ड्स, ओके, दे आर प्रोड्यूसिंग ईटेबल्स, और बाटा इज सेलिंग ओनली द शूज, सो यू कैन ओनली गेट वन स्पेशलाइजेशन इन ओनली वन प्रोडक्ट, अनलाइक डिपार्टमेंटल स्टोर्स जहाँ आपको वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सो आई होप आप लोगों को ये रिटेल ट्रेडिंग के अंडर कंज्यूमर कोऑपरेटिव, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड चेन स्टोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड टाइप ऑफ ट्रेड इन कॉमर्स, जो होलसेल बेसिस पे होता है, ठीक है। नाउ होलसेल ट्रेडिंग, होलसेल ट्रेडिंग का मतलब बल्क अमाउंट में जो बिजनेस होता है, ह्यूज क्वांटिटी में जो बिजनेस होता है, उसको होलसेल ट्रेडिंग बोलते हैं। मतलब ये एक प्रोडक्ट सेल नहीं करता है। यू मे हैव विजिटेड अ होलसेल मार्केट जहाँ पे आपको बल्क में प्रोडक्ट खरीदना होता है, इजंट इट? सो जनरली जो चेन स्टोर्स के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये भी अपना होलसेल प्रोडक्ट डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से खरीदते हैं इन होलसेल अमाउंट, ह्यूज बल्क अमाउंट पे चेन स्टोर अपना बिजनेस करता है, किससे? एक डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे रिटेल स्टोर्स भी होते हैं जो अपना प्रोडक्ट होलसेल अमाउंट में एक होलसेल बिजनेस से खरीदते हैं। एंड कभी कभी क्या होता है, एक होलसेलर होता है या जो होलसेल बिजनेस होता है, कभी कभी एक रिटेल शॉप को स्टैब्लिश करने के लिए ह्यूज कैपिटल भी लगाता है, उसको क्रेडिट देता है अपना शॉप स्टैब्लिश करने के लिए। एंड देयर बाय रिटेलर क्या करता है, अपना प्रोडक्ट भी एक होलसेलर से खरीदता है इन बल्क अमाउंट। सो इस तरह एक होलसेल ट्रेडिंग ऑपरेट करता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटीज एंड in fact also the world. Okay, so I think you all also know that wholesalers often extend credit to retail stores. क्या करते हैं, जो दुकानदार होते हैं, रिटेलर होते हैं, उसको क्रेडिट भी देते हैं, मतलब कैपिटल देते हैं अपना सामान खरीद के, वो धीरे धीरे उसका पैसा चुकाता है, जिससे कि रिटेलर जनरली एक होलसेलर के कैपिटल पे भी ऑपरेट करता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या डिफरेंस हुआ, होलसेल में बल्क अमाउंट ऑफ बिजनेस हो रहा है, वेराज एक रिटेल शॉप में रिटेलर ऑल्दो अपना सामान होलसेलर से खरीद रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रहा है, ओके, दैट इज रिटेलिंग और रिटेल ट्रेडिंग, एंड दिस इज होलसेल ट्रेडिंग। ओके, सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड इन कॉमर्स, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा रिटेल ट्रेडिंग एंड होलसेल ट्रेडिंग। सो हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ टर्शियरी एक्टिविटी, जो कि है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।